जय हिंद एवरीवन। तो वही सीडीएस में अब हमारा बस एक महीना बाकी है, तकरीबन 30 दिन बाकी हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, क्वेश्चंस लगातार होते रहने चाहिए। इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं मार्च और अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स। इससे पहले हमने जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स 2023 के वो कर चुके हैं, तकरीबन 80 क्वेश्चंस थे। इस सीरीज में भी आपके मार्च और अप्रैल के 80 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे। आप लोग साथ साथ में जवाब टाइप करते जाएं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैटेलाइट इंटरनेट और स्पेस बेस्ड इंटरनेट। इसकी बात की जा रही है ना, सैटेलाइट इंटरनेट या फिर स्पेस बेस्ड इंटरनेट की बात की जा रही है। पहला स्टेटमेंट आता है, सैटेलाइट्स फॉर स्पेस बेस्ड इंटरनेट कैन बी पुट इन बोथ LEO दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो देखो भाई, सीधी सी इसमें बात आती है कि ज्यादातर जो आपकी एग्जिस्टिंग स्पेस बेस्ड इंटरनेट सिस्टम्स है वो सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यूज करती हैं, लेकिन कुछ जो है वो आपकी LEO को भी यूज कर रही हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ट्रू। अनलाइक DTH ब्रॉडकास्टिंग, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। तो मेजर डिफरेंस जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी, यानी कि एक तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट हो गया आपका, है ना, और एक सैटेलाइट टीवी हो गई। इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये कि सैटेलाइट इंटरनेट एक टू वे कम्युनिकेशन के तौर पे काम करता है। तो स्टेटमेंट टू भी सही है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टारलिंक इज एन एग्जांपल ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। तो स्टारलिंक वर्ल्ड की फर्स्ट और लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट बेसिकली क्या कर रही है, यूज करती है टू डिलीवर ब्रॉडबैंड इंटरनेट, है ना। ये स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल से सबको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो भाई ये जो हमारा है ये आपका गलत हुआ, ये जियो स्टेशनरी में नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में रहती है। स्टारलिंक मेरे ख्याल से कई जगह विजिबल होती है ना, कई जगह इसको देखा जा सकता है। सॉरी, ये तो सही था ना, ये वाला गलत है। स्टारलिंक जो है ये आपकी मल्टीपल सैटेलाइट्स इन्होंने ऑर्बिट में प्लेस की हुई हैं। भारतीय बैक्ड सैटेलाइट ऑपरेटर है जिसको वन वेब कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्या कर रहे हैं, ये आपका इसरो की तरह लॉन्च किया जाने वाला है। इसरो की जो कमर्शियल आर्म है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये आपकी इसरो की कमर्शियल आर्म है। ये लो अर्थ कनेक्टिविटी सैटेलाइट्स की सीरीज में इन्होंने वन वेब को लॉन्च करने का सोचा है, ठीक है। ये आपकी सैटेलाइट ऑपरेटर। उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एमसर एक्ट ऑफ 1958। तो रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एंड अमेंडमेंट बिल जो है वो बजट सेशन के दौरान दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। AMASR एक्ट ऑफ 1958, इसको पार्लियामेंट ने 1958 में पास किया था। पर्पस था फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। इसके साथ साथ द एक्ट रेगुलेट्स द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस एंड लुक्स इनटू द प्रिजर्वेशन ऑफ स्कल्पचर्स एंड कार्विंग। बिल्कुल सही। इस एक्ट के हिसाब से आपका आर्कियोलॉजिकल की खुदाई होती है, एक्सकेवेशंस होते हैं, उनको रेगुलेट करना होता है, स्कल्पचर्स और कार्विंग की प्रिजर्वेशन भी करनी होती है। तो ये हुआ सही। According to the AMASAR Act of 1958, archaeological site means any area which contain ruins and relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than 1000 years. तो जो ओरिजिनल एक्ट ऑफ 1958 रहा है उसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट की जो डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से एनी स्ट्रक्चर या फिर कोई इरेक्शन, कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी ट्यूमुलस, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह है, कोई भी केव है, रॉक स्कल्पचर है, इंस्क्रिप्शन है, मोनोलिथ है, जो हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल या आर्टिस्टिक इंटरेस्ट का है और जो आपका एग्जिस्टेंस में है, कितना, फॉर नॉट लेस देन आई गेस 100 ईयर्स। हाँ, 100 ईयर्स है भाई, 1000 ईयर्स नहीं। तो भाई ये हुआ फॉल्स। फिर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द एक्ट गिव स्टेट गवर्नमेंट द पावर टू एक्सटेंड द एरिया बियॉन्ड 100 मीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो भाई जो रिसेंट हमारा जो बिल आया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, इससे पहले वाला जो अमेंडमेंट है वो 2017 में हुआ था। तो अमेंडमेंट में क्या था कि भाई कंस्ट्रक्शन जो पब्लिक वर्क्स का हो सकता है प्रोहिबिटेड एरियाज में, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज में, है ना, और जो अप्रूवल होगा वो ऐसे पब्लिक वर्क्स पे क्या करेगा, उसके असेसमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओरिजिनल एक्ट में प्रोहिबिशन था इस चीज का कि भाई 100 मीटर का जो एरिया रहता है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के आसपास का, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकती है,
मतलब कि यहाँ पर आपका बेसिकली कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकती। तो ये फॉल्स, यानी कि वन ओनली। फिर थर्ड पे आते हैं, द टर्म स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप सम अप इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली थी, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप जो है ये इंट्रोड्यूस किया, जो आपकी G20 को क्या करेगा, रेवोल्यूशनाइज कर देगा। ये एक नया ग्रुप है। इससे क्या होगा कि जो G20 है ना, उनने अपने आप को एक एम्बी डेक्स्ट्रस इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि ये लार्ज कॉर्पोरेशन एज वेल एज स्टार्टअप दोनों को इक्वली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई ये क्या होगा, ये है G20। फिर उसके बाद आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTZ। प्रधानमंत्री ने पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PVTZ पे एक मिशन लॉन्च किया था, डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल नाम से। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाना था, इसमें जो एम था, उसमें एक एम सीधा सिंपल ये रखा गया था कि जो हमारे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है ना, इनको सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा, और इन फैमिलीज को बेसिक फैसिलिटीज, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और शेल्टर्स और ये सब चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। इसके अंडर में अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ जो है वो इन ट्राइब्स के लिए दिए जाने। ठीक है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ज़ाज़ा कमेटी द गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स एज PVTZs। नहीं, आपकी धेवर कमीशन था। धेवर कमीशन 1973 में उन्होंने एक सेपरेट कैटेगरी जो है वो डेवलप की कि ट्राइबल्स के अंदर भी जो पर्टिकुलरली लेस डेवलप्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको PVTZs कहा जाए। दूसरा, द क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ PVTZs इंक्लूड अ डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन एंड प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या ये सही है? तो देखो, ऐसा मतलब कि कोई सिस्टमेटिक चीज नहीं है कि भाई हमारे जो PVTZs रहेंगे उनको आप इस बेसिस पे ही सिर्फ क्लासिफाई करोगे। ठीक है, मतलब सिर्फ ये बेसिस नहीं है, मतलब ये बेसिस तो है, लेकिन इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर हम इस क्राइटेरिया को देखेंगे कि भाई स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, या फिर वो क्या कर रही है, वो आपकी डिक्लाइन कर रही है, तो ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, उनका प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो भी किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और चीजें आ जाती है, लाइक होमोजीनियस है ना, बाहरी लोगों से ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, स्मॉल पॉपुलेशन हो गई, फिजिकली आइसोलेटेड है। इसके साथ साथ कोई रिटेल लैंग्वेज नहीं है इनकी, तो भाई इन सब चीजों के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है, तो ये सही। फिर आता है कठौती, जरवाज एंड कोरगा हर एग्जाम्पल ऑफ PVTZs। तो भाई PVTZs के एग्जाम्पल्स में आपके आ जाते हैं, मतलब ये तीनों आ ही जाते हैं। जरावास आपके बिलोंग करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड साइड को, कोरागा आपके कर्नाटक को बिलोंग करते हैं, है ना, और उसके साथ में कठौती जो है वो गुजरात को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हुआ 2 and 3 और। Moving on to the next, recently India has called upon G20 countries to adopt multilateral action for faster extradition of fugitive economic offenders. In this context, consider the following statements. तो देखो, रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया ने G20 कंट्रीज को बोला कि आप मल्टीलेटरल एक्शंस अडॉप्ट कीजिए, ताकि जो हमारे आर्थिक अपराधी हैं, है ना, आर्थिक अपराधी हैं जो दूसरे देशों में भाग गए हैं, उनका फास्टर एक्स्ट्राडिशन किया जा सके, उनको वापस अपने देश में लाके उनके ऊपर केस चलाया जा सके। तो इस टर्म में कुछ चीजें पूछी गई हैं। क्या पूछी गई है कि द टर्म फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी स्टैट्यूट इन इंडिया। क्या ये सही है? तो देखो भाई, हमारा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 आया था। इस एक्ट के अंडर में क्या लिखाया गया कि इस एक्ट के अंडर में बताया गया कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक ऐसा इंसान है जिसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है ना। कोई भी ऑफेंस आपका जो उसने कमिट किया है उसके अगेंस्ट में क्या है, आपका ये उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट लागू हो चुका है। लेकिन वो जो ऑफेंस है उसकी वैल्यू एटलीस्ट 100 करोड़ होनी ही चाहिए। ठीक है, इतनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही नहीं होगा, उसको डिफाइन किया है। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हु हैव लेफ्ट द कंट्री। तो भाई इस एक्ट में ये चीज भी है कि भाई ये ऐसा कोई बंदा जो भाग जाता है उसकी प्रॉपर्टीज को सेंट्रल गवर्नमेंट जब्त कर सकती है, तो यानी कि 2 ओनली। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म फील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस।
क्या होता है। तो रिसेंटली सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कोई भी एक इंफॉर्मेशन जो है वो सील्ड कवर के अंडर लेने से मना कर दी। सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली एक ऐसी प्रैक्टिस, कई बार लोअर कोर्ट्स के द्वारा भी ये प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट एजेंसी से सील्ड एनवेलप्स में मांगा जाता है और वो सिर्फ जजेस के द्वारा ही आपकी एक्सेसिबल रहती है। ठीक है, तो ये भाई हमारा होता है सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट, the sixth assessment report AR6 sometimes seen in the news is published by, कौन पब्लिश करता है? तो भाई एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, वही आपकी SYR यानी कि सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट जो है AR6, इसको क्या करते हैं? इसको सिक्स्थ नहीं कहा जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, सॉरी हाँ, इसको एक और नाम है, इसको SYR इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज सिंथेसिस रिपोर्ट। हाँ SYR, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ आपकी फाइंडिंग्स वगैरह रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में आपसे पूछा जाए, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है, इट एम्स टू ब्रिंग रेयर इंडियन लैंग्वेजेस ऑनलाइन एंड प्रिजर्व देम। तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया ने कुछ टूल्स बनाए हैं फास्ट डिस्पेयरिंग लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए। तो रेयर इंडियन लैंग्वेजेस को ऑनलाइन लाने के लिए उन्होंने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया है। एलोरा का मतलब होता है इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेजेस इन 2015। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही नहीं है, स्टेटमेंट टू आपका सही है, यानी कि टू ओनली। Ninth, recently Salal Haimana area was reported to have huge resources of lithium. It is located in which of the following regions of India? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम लिथियम जो आपके G3 के रिसोर्सेज होते हैं, इनको इन्फर्ड रिसोर्सेज कहा जाता है, 5.9 मिलियन टन के आपके ढूंढे हैं सलाल हाइमना एरिया में ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गन ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी। देखिए ऑर्गन ऑन अ चिप क्या होता है? ऑर्गन ऑन अ चिप एक आपका माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस होता है जिससे आपका स्पेसिफिक ह्यूमन ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को मिमिक किया जा सकता है। ठीक है, टिश्यूज को वाइट्रो में मल्टी चैनल 3D माइक्रोफ्लूइडिक सेल स्ट्रक्चर होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, चिप होती है, यानी कि जो एक्टिविटीज मैकेनिक्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कोई भी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के अंदर में देता है उसको टोटली रेप्लिकेट करता है। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है। दूसरा आ जाता है, इट इज इंटायरली आर्टिफिशियल एंड डज नॉट कंटेन एनी ह्यूमन सेल। भाई ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये सही नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रेप्लिकेट करता है, ये आपका इंटायरली आर्टिफिशियल नहीं होता है। इसमें स्मॉल ट्रांसपेरेंट चिप होती है जो बायोकम्पेटेबल मटेरियल की बनी होती है, लाइक सिलिकॉन, ग्लास, पॉलीमर्स, और इसके साथ साथ इसमें थिन लिविंग सेल्स की लाइनिंग भी होती है। ठीक है, जो ह्यूमन टिश्यू से निकाले। फिर उसके बाद इट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस एनिमल्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स। तो स्टेटमेंट 3 आपका बिल्कुल सही है। यूएस का जो FDA है, उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल जो अल्टरनेटिव है एनिमल्स के लिए नई ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए, उसको मंजूरी दे दी है। तो इसमें हमारा होगा 1 and 3 ओनली। मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन, कृष्णाट्टम एंड मुडियट्टू आर थिएटर्स एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कृष्णाट्टम आपका फोल्क थिएटर है केरल का, है ना। ये आपका मिडिल 17th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आया था, किंग मनवाड़ ऑफ कैलिकट के अंडर में। ये आपकी बेसिकली 8 लगातार दिनों तक प्ले किया जाता है, इसमें बहुत सारे प्ले होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है मुदियट्टू, ये भी ट्रेडिशनल फोल्क थिएटर है केरला का, जो आपका नवंबर दिसंबर के मंथ में प्ले किया जाता है। ठीक है, तो ये होगा केरल। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट येलोस्टोन नेशनल पार्क। मैंने इस पार्क के बारे में क्वेश्चन कवर किया और फिर उसके बाद में मुझे एकदम से इच्छा जागृत हुई, तो मैंने येलोस्टोन नाम की सीरीज देखना स्टार्ट की। फिर 2 और सीरीज मिली, एक मिली 1883 जो उसी से कनेक्टेड है, और दूसरी मिली 1923। तो अभी मैं येलोस्टोन का पहला सीजन देख रहा हूँ, ये दोनों मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, उसके फर्दर सीजन भी देख। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड।
येलोस्टोन नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क वाइडली कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन 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 ये आपका फर्स्ट नेशनल पार्क है यूएस का, ठीक है, वो प्रोटेक्टिंग प्लांट प्लेसेस फॉर द इंटरेस्टिंग एंड रिक्रिएशन वैल्यू और वगैरह वगैरह की। तो ये स्टेटमेंट आपका काफी हद तक सही है। दूसरा, इट इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर। ये आपका व्योमिंग में आता है और मोंटाना और इडाहो तक भी एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मिसिसिपी रिवर के ईस्ट में तो नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली आपका आता है गार्डनर रिवर की विजिनिटी में, तो भाई ये फॉल्स। फिर उसके बाद में आता है इट इज होम टू द ग्रिजली बेयर एंड वॉल। क्या ये सही है? तो भाई यहाँ पर आपकी अलग अलग काफी सारी वेराइटीज देखने को मिलती हैं जानवरों की, ठीक है। और यहाँ पर आपको पाइसन्स मिलेंगे, यहाँ पर लाइक लेक्स हैं, कैनियंस हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई इट इज होम टू ग्रिजली बेयर्स एंड वॉल्व्स। आपका ग्रिजली बेयर्स तो पाए जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वॉल्व्स यहाँ नहीं पाए जाते, शायद नहीं, वॉल्व्स भी पाए जाते, कब पाए जाते, वॉल्व्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये आपका ट्रू है, ऑप्शन सॉरी 1 and 3 ओनली। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज PACS। PACS की बात की जा रही है। दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स टू द फार्मर्स फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग एक्टिविटीज। तो ये स्टेटमेंट भाई हमारा ये स्टेटमेंट सही है, ये ऐसा ही करते हैं। दूसरा, they constitute the lowest tier of the 3 tiers including state cooperative banks and district central cooperative banks DCCBs। ये भी सही है। They are regulated by the Reserve Bank of ये भी सही है, Reserve Bank of India। तो भाई ये भी सही है। रिसेंटली बजट में क्या था कि रिसेंटली बजट में जो PACS आपका एक बेसिक यूनिट के तौर पे काम करता है, एक स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है, यानी कि ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे आपका उधार देने का काम, लोन देने का काम जो रहता है PACS का रहता है ना। आपका जो 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, जिसको आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हेड करते हैं स्टेट लेवल पे, उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनके ऊपर में फिर सबसे ऊपर हमारा RBI आ जाता है ना। इसके अंडर में क्या होता है, फार्मर्स को जो पैसे लेते हैं उनको बहुत सारी सब्सिडीज दी जाती हैं, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, वगैरह वगैरह। तो इसमें हमारा आ जाएगा 1, 2 and 3। Question number 14, Women, Business and the Law 2023 report is released by। Recently वर्ल्ड बैंक ने वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट जो है वो रिलीज की। इसके अंदर में 8 इंडिकेटर्स आते हैं, मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स एंड पेंशंस। यानी कि ये बेसिकली एनालाइज करती है लॉस को और रेगुलेशंस को जिनका इफेक्ट वुमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंपेन इनिशिएटेड बाय यूनिसेफ इन राजस्थान। ठीक है, कौन सा कैंपेन यूनिसेफ के द्वारा राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसको विच एम टू कवर टंकास द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड्स इन द स्टेट। तो रिसेंटली एक इनिशिएटिव जो है अनमोल जीवन अभियान, अनमोल जीवन अभियान जो है उसको लॉन्च किया गया, प्रेशियस लाइफ कैंपेन बाड़मेर राजस्थान में, जिसमें विलेज पंचायत और होम ओनर्स को हैंड पंप्स वगैरह जो हैं और लॉग कवर वाले टंकास जो हैं, है ना, जो आपके लोकल देवी देवताओं से जुड़े हुए रहते हैं, उनको कवर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, 10 किलोमीटर फ्रॉम द विलेज। तो ये जो लाइट वेट हैंड पंप्स जो है फाइबर के बने हुए हैं, ये 2 पर्पस सॉल्व करेंगे। पहला, एक्सीडेंट्स और सुसाइड्स को प्रिवेंट करेंगे क्योंकि टंका वगैरह कवर रहेंगे। ठीक है, तकरीबन राजस्थान में 2022 में 171 सुसाइड केसेस टंकास से रिलेटेड पाए गए। और उसके साथ साथ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द टैंक से पानी भी निकाल सकते हैं। तो ये कैंपेन आपका स्टार्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के द्वारा, UNICEF, यूनिसेफ के द्वारा और एक्शन एड के द्वारा। ठीक है, तो अनमोल जीवन अभियान। इसके साथ साथ तो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म विंडफॉल टैक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल स्लैश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट क्या होता है? विंडफॉल टैक्स आपका बेसिकली एक ऐसा टैक्स होता है दैट इज लेवीड अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंडस्ट्रीज पे लगाया जाता है जब इकोनॉमिक कंडीशंस परमिट करती हैं
उन इंडस्ट्रीज को कि वो अबव एवरेज प्रॉफिट्स को क्या कर रही है, काट रही है। ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन में क्या होता है, एकदम सडन विंडफॉल गेन होता है। वो था ना कि भाई छप्पर फाड़ के एकदम लॉटरी लगी, इस टाइप का कुछ फ्रेज होता है, मुझे याद नहीं है, छप्पर फाड़ के मिलना, ठीक है। तो उनको क्या रहा, अबव एवरेज प्रॉफिट्स मिल रहा है ना, उनको सडन विंडफॉल गेन हो रहा है सर्टेन बिजनेसेस को या इंडस्ट्रीज को। तो जियो पॉलिटिकल डिसरप्शन की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से या वॉर की वजह से, जिससे डिमांड और सप्लाई में अनयूजुअली क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है, इंटरप्शन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से हुआ। इसमें क्या हुआ, कई सारी इंडस्ट्रीज को, कई सारी चीजों को काफी ज्यादा फायदा मिला, ठीक है। तो भाई ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, मिस्टी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन यूनियन बजट 2023 फॉर मैंग्रोव प्लांटेशंस अलोंग द कोस्टलाइंस। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। मिस्टी का मतलब होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। नया प्रोग्राम यूनियन बजट 2023-24 में लागू किया गया। इसके द्वारा मैंग्रोव प्लांटेशन इंडिया की कोस्ट लाइन पे किया जाएगा और सॉल्ट पेन लैंड्स पे किया जाए, ठीक है। तो मिस्टी विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगास एंड कैंपा। मिस्टी प्रोग्राम आपका मनरेगास का जो फंड है, कैंपा के जो फंड है, यानी कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, और बाकी सोर्सेज को कंबाइन किया जाए, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है। The state of Odisha alone has 40% of India's mangrove। अगर हम मैंग्रोव कवर को देख रहे हैं तो इंडिया का मैंग्रोव कवर थ्रू आउट द कोस्टल स्टेट्स में फैला हुआ है। 40% वर्ल्ड के मैंग्रोव कवर जो है वो आपके साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में पाए जाते हैं। इंडिया के पास 3% टोटल वर्ल्ड का मैंग्रोव कवर है, सॉरी 3% टोटल मैंग्रोव कवर है साउथ एशिया का। अगर इंडिया की बात कर रहे हैं प्रॉपरली, तो भाई इंडिया में 40% उड़ीसा में पाया जाता है कि नहीं, तो भाई ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के पास में तकरीबन 42.45% मैंग्रोव कवर पाया जाता है। उसके बाद गुजरात के पास 23%, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास 12%। तो स्टेटमेंट 2 हमारा सही नहीं है, वन ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेंटली डिस्क्राइब्स द टर्म चैट जीपीटी। भाई चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी इसको मेल ड्राफ्टिंग के लिए मैंने यूज किया है और भी चीजों के लिए यूज किया है, हालांकि जितना इसका यूज होना चाहिए उतना यूज मैंने नहीं किया है। काफी सारे प्रॉम्प्ट्स वगैरह यूज में लाए जाते हैं इसको प्रॉपर यूज करने के लिए। तो देखो, चैट जीपीटी आपका ओपन एआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक नया चैटबॉट है ना, एक नया चैटबॉट है चैट जीपीटी। ये कन्वर्सेशनल एआई है, मतलब कि जैसे ह्यूमन किसी भी चीज का आंसर देता है, सिमिलर तरीके से ये भी उसी तरीके का आंसर आपको देता है। ये आपके फॉलो अप क्वेश्चंस का जवाब देता है, अपनी मिस्टेक्स भी एडमिट कर सकता है, इनकरेक्ट प्रेमिसेस को चैलेंज भी करता है और इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी करता है। तो इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपन एआई। फिर उसके बाद में द टर्म विंडसर फ्रेमवर्क इज सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल। ये आपका रिप्लेस करेगा विंडसर फ्रेमवर्क। ये एक नया एग्रीमेंट है, ठीक है। टू अल्टर नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल को रिप्लेस करा जाएगा विंडसर फ्रेमवर्क के द्वारा। विंडसर फ्रेमवर्क आपका एक नया एग्रीमेंट है। इससे पहले जो भाई हमारा एनआईपी था, वो आपका यूरोपियन कमीशन और यूके के बीच में चल रहा है ना। जनवरी 2021 में आया था और तब से ईयू और जो यूके है उनके बीच में निगोशिएशंस चल रही थी। तो विंडसर फ्रेमवर्क के हिसाब से नदर्न आइलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना रहेगा, है ना। सिंपली उनका जो मार्केट और कस्टम्स यूनियन का पार्ट है वो बना रहेगा। कोई भी प्रोसीजर इससे रिलेटेड जो आते हैं उसको, यानी कि ब्रेक्सिट एग्रीमेंट में बहुत सारे प्रोसीजर्स आए थे, है ना, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़े। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आइलैंड के बीच में ये आपका अरेंजमेंट किया गया है। कमोडिटी जो ग्रेट ब्रिटेन से नदर्न आइलैंड तक जाएंगी वो आपकी ईयू तक भी आराम से जा सकती हैं, मतलब कि अलग अलग जोन इन लोगों ने क्रिएट कर दी। फिर आता है द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून ऑफ लमता, यानी कि फरवरी मार्च ऑफ द मेते लूनर कैलेंडर। मेते नाम से पता चल रहा होगा, है ना। इट begins just after sunset followed by the burning of the straw hut. Unlike Holi, it is celebrated with a traditional twist. During these 5 days, Manipur comes alive with sporting events during the day and traditional Thambal Chongba dance the night. किस फेस्टिवल की बात की जाए भाई? ये फेस्टिवल है, इसका नाम है योशांग फेस्टिवल। इसको याओ सांग नाम से भी जाना जाता है ना। हर साल ये इस डिस्क्रिप्शन के अंडर में मनाया जाता है।
इसके साथ साथ भाई हमारे अलग और त्योहार दे रखे हैं, लाइक लोसार के बारे में दे रखा है। लोसार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है तिब्बतन न्यू ईयर को मार्क करने के लिए। ठीक है। इसके साथ में हमारा माघ बिहू जो है, माघ बिहू जो है वो आपका असम में मनाया जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद में सगा दवा आता है। सगा दवा जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है, ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। तो देखो भाई, इट विल बी अ मल्टी एजेंसी बॉडी दैट विल कंडक्ट टेस्ट फॉर ऑल नॉन गैजेटेड पोस्ट इंक्लूडिंग ग्रुप बी एंड सी नॉन टेक्निकल जॉब। तो रिसेंटली ये कहा गया कि कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो आपके इंडिया में कंडक्ट किए जाएंगे। मल्टीपल एग्जामिनेशन जो अलग रिक्रूटिंग एजेंसीज के द्वारा किए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन के लिए, उनको हटाया जाएगा एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट के जरिए। तो एट प्रेजेंट जो भी कैंडिडेट जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है उनको सेपरेट एग्जामिनेशन के लिए बैठना पड़ता है ना। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या करेगा भाई, मल्टीपल एग्जाम्स को रिप्लेस कर देगा एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है। तो इट विल बी मल्टी एजेंसी बॉडी जो आपकी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए यानी कि ग्रुप बी और सी सब जॉब्स के लिए एक एग्जाम करेगा, तो ये सही है। इट विल बी रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो यूनियन कैबिनेट जो है NRA को सेटअप करे एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे, और ये आपका सही। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें हमारा SSC का टेस्ट आ जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के टेस्ट आ जाते हैं, IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके एक ही एग्जाम के अंडर में कवर किए जाएंगे। तो ये आपका 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। Consider the following statements regarding the Animal Birth Control EBC Rules 2023. It provides guidelines for the sterilization and immunization of stray dogs through Animal Birth Control Program. तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 जो है गवर्नमेंट ने उनको अनाउंस किया। इसमें क्या बोला गया है, इसमें सीधी सी बात कही गई है कि भाई आवारा जानवरों को पकड़ा जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा, म्यूटेट किया जाएगा और उनको उनकी कम्युनिटी में वापस छोड़ दिया जाएगा। तो एबीसी 2023 के जो रूल्स हैं वो एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2001 को सुपरसीड कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट भाई हमारा सही है। दूसरा आ जाता है द रूल्स क्लासिफाई स्ट्रे डॉग्स इनटू अ न्यू क्लास ऑफ कम्युनिटी एनिमल्स। क्या ऐसा किया जा रहा है? तो भाई इस रूल के हिसाब से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एक नई क्लास ऑफ कम्युनिटी एनिमल्स में डाला गया है। तो भाई ये भी सही है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस विल बी रिस्पांसिबल फॉर केयरिंग फॉर स्ट्रे डॉग्स एंड फीडिंग देम एट फिक्स्ड इंटरवल्स। तो भाई बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो कई सारी सोसाइटीज हैं, लाइक दिल्ली एनसीआर की बात करूँ जहाँ मैं रहता हूँ, वो मैं फ्रीक्वेंटली काफी लोगों को देखता हूँ कि भाई वो किसी भी जगह जाके कुत्तों को बाल्टियों में खाना लेके आते हैं और डाल देते हैं। लाइक पार्क्स वगैरह होते हैं वहां पे भी डाल देते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बूढ़े वॉक कर रहे हैं, तो उससे उनको फर्क घंटा नहीं पड़ता और वो सीधी सी बात है लड़ाई करने पर उतारू आ जाते हैं। और इसकी जिम्मेदारी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दी गई है, जो आपकी उस पार्क के मेंटेनेंस के लिए या बाकी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि फिक्स्ड टर्मिनल होने चाहिए जहां पर आप आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हैं और अपने पशु प्रेम को क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 3। नेक्स्ट आते हैं, दे आर ट्राइब्स दैट लिव इन सेवरल स्टेट्स इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया स्पेशली नियर फॉरेस्ट एरियाज। सेमी नोमैडिक ट्राइब है, ट्रेडिशनली बर्ड कैचर्स एंड हंटर्स। They follow Hindu traditions and celebrate all Hindu festivals. The eldest son in the family is not supposed to cut his hair so that he can be identified easily. अलग अलग रीजन्स में उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लाइक मेल शिकारी के नाम से नदन कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो रिसेंटली आपके सॉरी हाँ, पहले इनका नाम बता देता हूँ। इस ट्राइब का नाम है हाकी पिक्की। रिसेंटली 181 मेंबर हाकी पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के कर्नाटक के जो है वो आपके सूडान में फंस गए है ना। गवर्नमेंट उनको वापस लाने के लिए काफी प्रयास किए, पर उनको वापस लेके आ गए। ठीक है। और बाकी सारे के सारे जो डिस्क्रिप्शन उनको दे रखे हैं वो तो आपको पता ही। ठीक है। आगे पिक्कीज आपके ग्रुप में मूव करते हैं रोजी रोटी की तलाश में। अलग अलग क्लाइंट्स में इनको डिवाइड कर रखा है, लाइक गुजरातियां हैं, पवार है, कालीवाला है, मेवाड़ा। ठीक है। Next, with reference to the marketing and logistic development for promotion of tribal products from North Eastern Region PTPNER scheme, consider the following statements. तो भाई जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहली बात तो ये आ जाती है, विच एम्स टू स्ट्रेंथन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्राइबल आर्टिशंस। क्या ये सही है? देखो भाई सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो है, लेकिन इसका जो एम है टू स्ट्रेंथन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्राइबल आर्टिशियंस
लेकिन किस बेसिस पे? थ्रू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो भाई स्टेटमेंट सही है, लेकिन भाई यहाँ पर कैच क्या आ जाता है? कैच ये आ जाता है कि भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट कौन से। तो ये तो टेक्निकली देखा जाए सही है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज फॉल्स। ठीक है। द स्टेटमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज ट्राइबल आर्टिशियंस मेलास थ्रू आउट द ईयर टू शोकेस ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ये भी सही है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है, और ट्राइबल कोऑपरेटिव, ट्राइफेड कहा जाता है इसको, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन जो है वो इसकी नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगी। तो स्टेटमेंट 2 भी जो है भाई वो फॉल्स आएगा, यानी कि बोथ 1 and 2 नॉट करेक्ट है। मतलब वैसे सही है बट क्वेश्चन के हिसाब से नॉट करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना। तो भाई नेशनल क्वांटम मिशन की बात करें, इट एम्स टू प्रमोट इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम मटेरियल्स एंड सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। सही है भाई, बिल्कुल सही। 4 thematic hubs will be set up in top national R&D institutes on the domains of quantum technology। तो देखो 4 थीमेटिक हब्स जो हैं जिनको टी हब्स कहा जाएगा, वो आपके टॉप एकेडमिक और नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में सेटअप किए जाएंगे, लाइक क्वांटम कंप्यूटेशन पे, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मीटरोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। तो ये भी सही है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका बेसिकली लॉन्च किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो किसके अंडर में काम करेगा? जो काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो ये हुआ गलत, यानी कि फर्स्ट एंड 2 ओनली। Now क्वेश्चन नंबर 26, which of the following are the members of the price cap coalition? तो देखो भाई इसमें होता क्या है, इसमें टर्म आता है उसको कहा जाता है ऑयल हाइपोक्रेसी। इसके अंदर में क्या हुआ? ऑयल हाइपोक्रेसी। हाँ, इसके अंदर में क्या हुआ कि भाई CREA यानी एक बॉडी है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, उन्होंने ये पाया कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रूड ऑयल के सैंक्शंस रशिया पे लगाए थे। ठीक है। और उन्होंने जिन्होंने मतलब लगाए थे वो इंडिया, चाइना, UAE, सिंगापुर और तुर्की को लॉन्ड्रोमैट्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब ये जो लॉन्ड्रोमैट्स अब किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि रशिया पे तो उन्होंने भाई लगा दिए बैन, तो भाई उसके लिए वो बाकी कंट्रीज में यूज कर रहे हैं। तो इंडिया जो है लास्ट ईयर लीडिंग एक्सपोर्टर निकल के सामने आया रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स का, जिसके बाद चाइना और UAE है। तो देखो लॉन्ड्रोमेट का मतलब होता है, एक बेसिकली टर्म होती है जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को जो इलीगल मीन से ऑब्टेंड किया गया है, एक कॉम्प्लेक्स वेब ट्रांजेक्शन्स का होता है, और ओरिजिनल आइडेंटिटी वगैरह छुपा के उन सबको लेजिटिमेट करार दिया जाता है। तो इस प्राइस कैप कोalition में कौन कौन सी कंट्री शामिल है? इसमें भाई हमारी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, और उसके साथ साथ जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, सॉरी इटली हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज लॉन्च्ड द रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच रीच आउट स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्कीम। रीच आउट सिंपल सी बात बता दी है भाई, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। ठीक है, इसको भाई लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। इसके अंडर में और कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं? तो इसके अंडर में R&D इन अर्थ सिस्टम साइंस भी आती है, इसको RDESS कहा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी भी आती है, लाइक ITC ओशन जो है वो भी कहलाती है। उसके बाद प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन अर्थ सिस्टम साइंसेज यानी कि डेस्क जो है वो भी इसके अंडर में आती है, यानी कि 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेरेमिक रेडोम टेक्नोलॉजी। सेरेमिक क्या होता है भाई? सेरेमिक एक नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल होता है जो आपके नेचुरल क्ले को हीट करने के बाद बनता है, या बाकी मिनरल्स को हीट करने के बाद बनता है ना। जैसे पॉटरी होती है, टाइल्स वगैरह होती है, ये सब सेरेमिक होती है। सेरेमिक की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एक्सीलेंट इंसुलेटर्स होती हैं और हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर लेती है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, रेडोम्स आर स्ट्रक्चर्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन एंटीना फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो रेडोम्स आपके वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनक्लोजर्स होते हैं जो एंटीना या एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को सराउंडिंग एनवायरनमेंट और एलिमेंट से बचाते हैं, जैसे कि बारिश हो गई, अल्ट्रावायलेट लाइट्स वगैरह हो गई। तो ये सही है। इट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर शील्डिंग मिसाइल्स फ्रॉम गेटिंग ओवरहीटेड। तो भाई ये भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, टाइप ऑफ एक्लिप्स एंड द रीजन फॉर। ठीक है, अलग अलग एक्लिप्स होते हैं भाई ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले आ जाता है एनुलर एक्लिप्स। एनुलर एक्लिप्स जो है, द मून passes between the earth and sun but is not perfectly aligned। क्या ये सही है? ये गलत। क्यों गलत है? क्योंकि एनुलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब मून अर्थ के फारवेस्ट पॉइंट पे होता है ना, सन आपका कुछ इस तरीके से कवर्ड रहता है कि आपकी एक थोड़ी सी सिल्वर और लाइट का रहता है, बस वही दिखता है आपको सन की डिस्क से। ठीक है, तो उस रिंग को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो भाई ये गलत हो गया। दूसरा आता है पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स की बात करें तो ओनली अ स्मॉल रिंग लाइक स्लिवर ऑफ लाइट इज सीन फ्रॉम द सन्स डिस्क। तो भाई ये तो भाई इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। पार्शियल इक्लिप्स में क्या होता है, जब मून आपका पास करता है अर्थ और सन के बीच में, लेकिन परफेक्टली अलाइंड नहीं होता है, सन का सिर्फ एक पार्ट ही कवर अपीयर होता है। फिर उसके बाद आता है हाइब्रिड एक्लिप्स कॉज्ड बाय द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये बिल्कुल सही है, यानी कि 3 ओनली। नेक्स्ट, गुड फ्राइडे agreement, sometimes seen in the news, is an agreement between यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने विजिट किया बेलफास्ट नदर्न आयरलैंड में। 25th एनिवर्सरी थी भाई गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की, GFA की। ठीक है, यानी कि ये आपका ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में साइन किया गया था। ये बेसिकली एक पीस डील थी। जो सेक्टेरियन वायलेंस चल रहा था भाई आयरलैंड में, जिसको द ट्रबल्स नाम से जाना जाता है, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, अप्रैल 10 1998 को इसको साइन किया गया था नदर्न आयरलैंड और ब्रिटेन और आयरलैंड के फैक्शंस के बीच। ठीक है, काफी टाइम से नदर्न आयरलैंड में, मतलब 30-35 सालों से जो लड़ाई दंगा चल रहा था, आज के ऊपर काफी सारी मूवीज भी बनी हुई है, उस सबको खत्म करने के लिए है ना आपका ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द महिर्षि इनिशिएटिव। महिर्षि इनिशिएटिव बेसिकली क्या है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट आता है, इट एम्स टू प्रमोट रिसर्च एंड अवेयरनेस अबाउट आयुर्वेद एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो भाई महिर्षि इनिशिएटिव जो है वो एग्रो बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करेगा, है ना, एग्रो बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करेगा, फूड सिक्योरिटी पे, न्यूट्रिशन अलाइनमेंट पे फोकस करेगा इन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो ये गलत हुआ। दूसरा था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज विल बी द सेक्रेटेरिएट फॉर दिस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का सेक्रेटेरिएट होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट रिसर्च, हैदराबाद। तो भाई ये भी गलत हुआ, यानी कि दोनों में से नीदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग रिपोर्ट और इंडेक्स एंड रिलीज बाय। सबसे पहले ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा लॉन्च की गई? ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो है ये आपकी लॉन्च की जाती है IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बिल्कुल सही। डाटा थ्रेट रिपोर्ट 2023 आपकी ये तो थेल्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी कि 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 33, मिशन 50 के EV4 इको टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यू चेन ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो ये लॉन्च की गई है सिडबी के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने इस नई स्कीम को लॉन्च किया है टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम इन द कंट्री। 34th क्वेश्चन आता है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड कोची वाटर मेट्रो। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is a project undertaken by the Union Ministry of Shipping to connect the Malabar coast with the Konkan coast। क्या ये सही है? तो गलत है भाई। ठीक है, ये जो वाटर मेट्रो पोर्ट जो रहेगी ये आपकी कोची के बैक वाटर्स, है ना, यानी कि कायल्स जिनको कहते हैं, वहां वही चलेगी। ठीक है, तो भाई ये गलत हुआ। दूसरा, इट इंक्लूड्स बोट्स दैट आर हाइब्रिड, बैटरी पावर्ड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली। तो भाई ये तो सही है, यानी कि 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द सी वेदा प्रोजेक्ट। रिसेंटली एक स्टडी हुई अंडर द सी वेदा प्रोजेक्ट, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी एजेस के अक्रॉस चार्ट्स वगैरह होते हैं, है ना, फिजिकल ग्रोथ से किस जैसी सिमिलर होते हैं, उसको देखा गया। मतलब जैसे हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है वैसे ही ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, तो उसका एक प्रॉपर चार्ट वगैरह इन लोगों ने बनाया, है ना। तो पहला स्टेटमेंट आता है, इट एम्स टू इन्वेस्टिगेट एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स अफेक्ट ब्रेन फंक्शन इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो भाई बिल्कुल सही,
ये आपका एक इंडिया यूके का प्रोजेक्ट है जो ICMR और यूके की न्यूटन ग्रांट जो है आपकी MRC को बोला जाता है बेसिकली, न्यूटन ग्रांट फ्रॉम मेडिकल रिसर्च काउंसिल, है ना, इनके द्वारा किया गया। उसके बाद इट इज अ जॉइंटली, अच्छा यार इंफॉर्मेशन पहले ही कवर कर लेता हूँ, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुपरबिट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ, सुपरबिट क्या है? रिसेंटली क्या हुआ, नासा के सुपर प्रेशर बैलून इमेजिंग टेलीस्कोप सुपरबिट, इन्होंने आपकी कुछ रिसर्च पर्पसेस के लिए कुछ इमेजेस को कैप्चर किए, है ना। तो स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन्ड टू मेजर प्रिसाइज वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर्स। Question number 37. Consider the following statements with regard to National Health Claim Exchange HCX. HCX एक नया इनिशिएटिव है जो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में कवर किया जाएगा। That aims to bring interoperability to health claim. सही है। It has been announced by the National Health Authority. तो बिल्कुल सही, इसको NHA ने अनाउंस किया है। वो वन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द वैभव फेलोशिप फॉर NRI रिसर्चर्स। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो देखो भाई, वैभव जो फेलोशिप है, जो स्कीम है, ये लॉन्च की गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये एक फेलोशिप है जिसमें इंडियन ओरिजिन के जो रिसर्चर्स हैं, है ना, जो आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हैं, उनको इंडिया लाया जाए फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 months पर ईयर। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। टू अवेल ऑफ द बेनिफिट्स एप्लीकेंट शुड बी NRI और PIO और OCI। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपको नॉन रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, या फिर आपको OCI का कार्ड होल्डर होना चाहिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। An applicant must have obtained a PhD, MD, MS degree from a recognized university। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड हमारे सही। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। व्हाट इज वैगनर ग्रुप रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो भाई वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से ये एक नेटवर्क है कॉन्ट्रैक्टर्स का, जो सप्लाई यानी कि मर्सनरीज जो आपके सोल्जर्स होते हैं, हायर के लिए होते हैं, उनको सप्लाई करती है। ठीक है, इसकी फाउंडेशन रखी गई आपकी दिमित्री युटकिन के द्वारा, एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, अ मेंबर ऑफ रशियाज मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस एंड बोथ अ वेटरन ऑफ चेचन वॉर्स, है ना। जो आपके दोनों चेचन वॉर्स हुए थे वही रशिया और चेचन्या के बीच में, उनका वेटरन भी रह चुका है। ठीक है, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स दैट सप्लाई सोल्जर्स फॉर हायर। लेकिन भाई बाद में इस बंदे की डेथ भी हो गई। इसकी कहानी काफी अच्छी है, मतलब कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। जिसको भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो रहा, वो जाके थोड़ा सा इनके बारे में गूगल कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोंटेवीडियो मारू सीन इन द न्यूज रिसेंटली एक्सप्लोरर्स ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एक शिप जो है, जिसमें आपके 1000 के करीब एलाइड प्रिजनर्स ऑफ वॉर डूब गए थे, उसको ढूंढ के निकाला, है ना। मोंटेवीडियो मारू एक शिप है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान डुबो दिया गया था, जिसके बाद आपके 1060 प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सिविलियंस 14 अलग अलग कंट्रीज के जो है वो डूब गए। 81 सालों तक इस शिप का जो रैकेज है वो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद साइलेंट वर्ल्ड फाउंडेशन, जिसको कैप्टन रॉजर टर्नर लीड कर रहे थे, उनकी रिसेंट डिस्कवरी में भाई इसको पाया गया। ठीक है, ये एक जापानीज कार्गो शिप था जिसको प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, और तो इट वाज अ जापानीज कार्गो शिप, बिल्कुल सही। इट वाज डिस्ट्रॉयड एंड संक बाय अ US सबमरीन इन द साउथ चाइना सी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, यानी कि बोथ वन एंड। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखो भाई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स यानी कि CBN सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, प्रीकर्सर केमिकल्स को रेगुलेट करती है ना। उनका जो ट्रेड है वो इलीगली नहीं होना चाहिए, अंडर द एम्बेट ऑफ वेरियस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस एंड द प्रोविजंस ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, यानी कि NDPS एक्ट 1985।
इसके अंडर में देखती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यूनिफाइड पोर्टल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इनके प्रोसेस में एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और फार्मा इंडस्ट्री को जो टाइम लगता है ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए, है ना, वो ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये तो गलत हुआ। दूसरा, इट इज अ पोर्टल टू ट्रैक द इलिसिट ट्रेड ऑफ ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो जैसा मैंने बताया, ये जो पोर्टल है इसका दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखना, है ना, उनकी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन पेशेंट्स के लिए जाती हैं, इनकी फैमिलीज के लिए जाती हैं, बाकी चीजों के लिए जाती है, इन सबको इजीली अवेलेबल कराना। दूसरा, कि भाई ट्रेड लाइसेंस फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जल्दी और एफिशिएंट तरीके से उपलब्ध कराना। तो ये होगा गलत, ठीक है, यानी कि नीदर वन नॉट। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग चागास डिसीज, जिसको अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस कहा जा रहा है ना। इसके बारे में कुछ आपसे स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। इट इज अ कम्युनिकेबल पैरासिटिक डिसीज विच रिमेन्स मोस्ट प्रिवेलेंट इन अमेरिका। तो चागास डिसीज जो है इसको अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस कहा जा रहा है। कम्युनिकेबल पैरासिटिक डिसीज है जो आपकी एक पैरासाइट के द्वारा होती है, उसको पैरासाइट प्रोटोजोआ होता है बेसिकली, उसको कहा जा रहा है ट्राइपेनोसोमाक्यूलोसी, ठीक है। इसके जरिए तकरीबन 6.7 मिलियन जो लोग हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तकरीबन 12,000 जो जाने हैं वो हर साल जाती हैं अकॉर्डिंग टू द WHO। इसको अमेरिका, जो आपके नदर अमेरिका है, सदर अमेरिका है, उनको मिला के जो तकरीबन 21 कंट्रीज है उसमें इसको एंडेमिक का दर्जा दिया हुआ है, यानी कि ये वहाँ की एक लोकल डिसीज है, ठीक है। एक एनुअल एवरेज इंसिडेंसेस यानी कि 30,000 केसेस आपके हर साल आते हैं पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो वही ये हुआ सही। इट इज अ कम्युनिकेबल पैरासिटिक डिसीज जो आपकी अमेरिका में प्रेवलेंट। दूसरा, द डिसीज प्रोपोगेट्स बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमंस और एनिमल्स। अब इस डिसीज की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसमिशन के बेस आपके अलग अलग आ जाते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया भाई, पैरासिटिक आपका पैरासाइट जो प्रोटोजोआ है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, उससे ये भाई फैलता है। ये पैरासाइट्स आपके मेनली ट्रांसमिट किए जाते हैं बग्स के द्वारा, जिनको हम ट्राइएटोमाइंस कहते हैं। ट्राइएटोमाइंस फैमिली होती है बग्स की, उनके जरिए ये फैलते हैं, ठीक है। इस बग को हम किसिंग बग भी बोलते हैं। किसिंग बग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होते हैं ब्लड सकिंग बग्स जो डिसीज को इन्फेक्टेड से हेल्दी इंडिविजुअल्स में बाइट्स के द्वारा चले जाते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन के और भी वेज होते हैं, लाइक एक इंडिविजुअल इस डिसीज को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कंजेनाइटल ट्रांसमिशन के द्वारा, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन से उनके बेबी को भी ये पहुंच जाता है, कंजेनाइटल ट्रांसमिशन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन के द्वारा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कंजप्शन ऑफ अनकुक्ड फूड, ठीक है, जो आपका कंटेमिनेटेड होता है फीसल मैटर से। फीसल मैटर किसके? ह्यूमंस के नहीं, ऑफ इन्फेक्टेड बग्स के, ठीक है। इन सबसे फैलता है। लेकिन ये जो डिसीज है ये आपकी कैजुअल कांटेक्ट जो रहता है उसके द्वारा ह्यूमन से एनिमल्स में फैलता नहीं है। तो भाई ये गलत हुआ। देयर आर करंटली नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर द डिसीज है। स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। अभी चगास डिसीज के लिए करंटली कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे एंटी पैरासिटिक मेडिसिन हैं, उनके द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है। तो मतलब हमारा हुआ फर्स्ट एंड थर्ड हो। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, विथ रेफरेंस टू द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव, यानी कि APPI, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है बेसिकली भाई हमारा APPI, और इसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बारे में बताना। पहला स्टेटमेंट हमारा आ जाता है, इट विल क्रिएट एन इंटीग्रेटेड डिसीज रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर इनहेंस सर्वेलेंस ऑफ जूनोटिक डिसीज। तो देखो APPI जो है आपका, ये हमारा इनिशिएटिव है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल वन हेल्थ स्ट्रेटजी के अंडर में आता है, जिसमें मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशन किया जाता है जूनोटिक डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इससे हमारी जो वेटरिनरी सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिसीज सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज हैं, अर्ली डिटेक्शन और रिस्पॉन्स है, एनिमल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कैपेसिटी को बिल्ड करना, अवेयरनेस फार्मर्स में पहुंचाना, ये सब शामिल किया जाता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड डिसीज रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बनाएगा, जिसमें जूनोटिक डिसीज का एनहेंस सर्वेलेंस किया जाएगा, बाकी एनिमल डिसीजेस का एनहेंस सर्वेलेंस किया जाएगा। तो ये हो गया ट्रू। दूसरा, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर वन हेल्थ अप्रोच। तो ये लॉन्च आपकी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ
फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी अंडर वन हेल्थ अप्रोच। तो भाई ये हुआ कर, तो यानी कि फर्स्ट वन। फिर आते हैं विथ रेफरेंस टू द क्लीन एक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लीन एक्शन क्या है और उसके बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें पता करने हैं। क्लीन एक्शन का मतलब है, सिंपल सा मतलब है भाई इसका, कोएलिशन, लिंकिंग, एनर्जी एंड नेचर फॉर एक्शन, यानी कि क्लीन एक्शन। ये एक पार्टनरशिप है बेसिकली टू प्रोटेक्ट नेचर ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांजिशन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा आता है, इट इज अ क्लीन एनर्जी कोएलिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्लीन एनर्जी कोएलिशन जो है वो आपका WWF का है ना। ये WWF का है, ये कहता है कि रिन्यूएबल जो पावर है वो हमारे फॉसिल फ्यूल से ज्यादा बेटर होते हैं। तो क्लीन एक्शन एक पार्टनरशिप है बहुत सारे एनपीओ की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, लाइक WWF, आईरेना हो गई, ठीक है, और आपकी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गई, ठीक है। इसमें नेचर को एनर्जी ट्रांजिशन के दौरान रोका, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा गलत है, तो यानी कि फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू इंडियाज मिशन कोविड सुरक्षा, ठीक है, सॉरी कोविड वैक्सीनेशन और उसके टाइप के बारे में पूछा गया है, ठीक है। हमें मैच द फॉलोइंग यानी कि करेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है। तो इन कोवैक्स एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है क्या? बिल्कुल सही है भाई, है ना, ये हमारा सही है। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, बिल्कुल सही है। एंड जाइडस कैडिला DNA बेस्ड वैक्सीन है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि 1, 2 एंड 3। Next, recently the Center for Social and Economic Progress CSEP in its report cited concerns about poor critical mineral supply chain management in India. In this context, which of the above minerals can be considered as critical minerals in India? तो भाई हमारा जो CSEP है उन्होंने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कुछ कंसर्न्स जाहिर किए कि इंडिया का जो मिनरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्रिटिकल मिनरल का, वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो भाई इस को अगर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो भाई कौन से मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में डालते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब वो मिनरल रिसोर्सेज जो आपके प्राइमरी और प्रोसेस्ड होने के बाद एक इसेंशियल इनपुट के तौर पे काम करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी इकोनॉमी में। अगर उनकी सप्लाईज डिसरप्ट हो जाती है अलग अलग रिस्क की वजह से, लाइक नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से या प्राइस बढ़ने की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इकोनॉमी, डिफेंस, मेडिसिन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से मिनरल्स आ जाते हैं भाई? इसमें हमारे कोबाल्ट आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है, नायोबियम आ जाता है, लिथियम आ जाता है, निकल आ जाता है। इसके साथ साथ और भी आ जाते हैं, लाइक एंटीमनी हो गया, गैलियम हो गया, और क्या बोलते हैं, निकल तो हाँ ऑलरेडी कवर किए, स्ट्रोंटियम वगैरह है। ये आपके टोटल 22 एसेस्ड हमारे क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 47 आता है, रिसेंटली इंडिया लॉन्च ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्यों लॉन्च किया गया? इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया अपने नेशनल्स को बचाने के लिए। सूडान में जो क्राइसिस चल रहा था वहां से इंडिया के जो नेशनल्स हैं उनको निकालने के लिए। तो सूडान के अलग अलग पार्ट्स में तकरीबन 3000 इंडियंस जो है वो फंसे हुए थे। उनकी जो नेशनल कैपिटल है खार्टूम, वहां को भी इंक्लूड किया जाए तो इसके साथ साथ अलग अलग उनकी जो राज्य हैं लाइक तरपुर वगैरह। तो ऑपरेशन कावेरी एक कोड नेम रखा गया भाई इंडिया के एविक्यूएशन एफर्ट्स के लिए कि भाई हमें अपने सिटीजन्स को सूडान से वापस लेके आना है। यानी कि वहां पे आर्मी और जो वहां की पैरामिलिट्री फोर्स है उनके बीच में लड़ाई चल रही। इस ऑपरेशन में इंडिया की तरफ से INS सुमेधा को भेजा गया, ठीक है। ये एक स्टेल्थ ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इसके साथ साथ दो इंडिया के एयरफोर्स के C-130J जो क्या नाम है एरोप्लेन्स होते हैं वो भी भेजे गए। तो इसका होगा एवैक्यूएट इट्स नेशनल गोइंग टू द करंट क्राइसिस इन सूडान। फिर आते हैं, रिसेंटली वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल वाज डिस्कवर्ड इन चैटमूल बे ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूकेटन पेनिनसुला इन मैक्सिको। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लू होल्स। तो भाई दे आर फाउंड ऑन कोस्टल कास्ट प्लेटफॉर्म अराउंड द वर्ल्ड। तो देखो यार, ब्लू होल्स आपके जो होते हैं ना, ये लार्ज अंडर सी वर्टिकल केव्स या सिंक होल्स होते हैं। जिसने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा उसको आइडिया लग रहा होगा, है ना। कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं
मैनी कंटेन अ हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड मेरीन लाइफ, यानी कि इनकी खुद की प्लांट और मेरीन लाइफ भी होती है। इसमें कोरल्स होते हैं, सी टर्टल्स होते हैं, शार्क वगैरह होते हैं। ब्लू होप जो होते हैं ये जनरली आपके कोस्टल कास्ट प्लेटफॉर्म्स पे पाए जाते हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज में जो अंडरग्राउंड आपका पानी रहता है ना, ऐसे प्लेटफॉर्म से पाए जाते हैं। टिपिकली ये आपके बने होते हैं इरोडेड लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन आपका मेरीन ओरिजिन का जो होता है ना, और ये सी की तरफ खुलता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दे आर बिलीव टू हैव फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर आइस एजेस। तो भाई ऐसा माना जाता है कि ये तकरीबन 11,000 साल पहले आइस एज के टाइम में फॉर्म हुए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा बोथ 1 एंड 2। वर्ल्ड का डीपेस्ट नोन डीप होल जो है वो आपका साउथ चाइना सी में डिस्कवर किया गया था 2016 में, और उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है ड्रैगन होल। आगे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एयर एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया एंड द पार्टनर कंट्री। तो सबसे पहले आता है कोप इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, बिल्कुल सही। कोप इंडिया जो है 2004 में चालू हुआ, फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है एयर स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर जो इंडिया का है वहां पर हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है वीर गार्डियन जापान के साथ। तो वीर गार्डियन जो है इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में होती है, जापान में कंडक्ट किया गया था 2023 वाला, ये भी सही है। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज, पिच ब्लैक जो है भाई आपकी वो होस्ट की जाती है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, तो भाई ये भी सही है। तो यानी कि 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आ जाते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीजोमीटर्स मेजर्स ग्राउंड वाटर लेवल्स व्हाइल डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स ट्रांसमिट द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन डिजिटली। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की है इंडिया की फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस। ठीक है, इस पे रिपोर्ट उन्होंने जारी की। इस सेंसस में आपके कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस मेंटेन किया गया है पॉन्ड्स का, टैंक्स का, लेक्स का, रिजर्वायर्स, है ना। ये जो सेंसस है आपका 2018 और 19 में कंडक्ट किया गया। 2.4 मिलियन वाटर बॉडीज को, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो है उसको इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ये एक बेसिस है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉपर रिस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि भाई हमारे 16,000 से लेके 17,000 डिजिटल वाटर रिकॉर्डर्स जो है वो आपकी पीजोमीटर से कनेक्ट किए जाएंगे पानी के कुओं में। पीजोमीटर क्या करता है, ये ग्राउंड वाटर का लेवल मेजर करता है। रिकॉर्डर्स क्या करेंगे, रिकॉर्डर्स इंफॉर्मेशन को डिजिटली आपके ट्रांसफर करेंगे, तो ये सही है। दूसरा, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इज मोस्टली जियोजेनिक रादर देन एंथ्रोपोजेनिक। तो ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेशन है वो आपका जियोजेनिक यानी कि नेचुरल है ना, वो हमारा जो है बेसिकली वो नेचुरल है। वो ये फिनोमेना काफी सालों से बदला नहीं है। लेकिन नाइट्रेट कंटेमिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, यानी कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं उसकी वजह से नाइट्रेट का कंटेमिनेशन भी इनमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रू हुआ, बोथ 1 एंड। नेक्स्ट आता है द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिटेक्टर्स दैट आर ब्लाइंड टू द लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स arranged at right angles to each other. The Union Cabinet recently approved a project to build such an advanced facility in Maharashtra. By doing so, Indian science and technology is expected to leapfrog in quantum sensing and meteorology. किस एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है जिसमें एक एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा 2600 करोड़ की लागत के बाद में। ठीक है, लेजर इंफ्रारोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी यानी कि लिको। नेक्स्ट आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया is expected to overtake China as the most populous nation in the world by the end of 2026. तो डेमोग्राफिक डेटा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि UNFPA के द्वारा जारी किया गया और उसमें आपकी रिपोर्ट आई स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इसमें इसको टाइटल दिया गया, इसको क्या टाइटल दिया गया, 8 बिलियन लाइव्स इनफिनाइट पॉसिबिलिटी, ये इसको टाइटल दिया गया द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। तो भाई UNFPA की जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 है उसने ये कहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इस प्रोजेक्टेड टू 1428.6 मिलियन, जबकि चाइना की 1425.7 मिलियन जो है वो रहेगी, यानी कि 2.9 मिलियन का जो आपका डिफरेंस है वो मिड 2023 तक ही पहुंच जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही नहीं है। ठीक है, इंडिया ने ऑलरेडी जो है ओवरटेक कर लिया।
उसके बाद इंडिया हैज मोर पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 to 14 ईयर्स कंपेयर टू द एज ग्रुप अबव 65। तो यूएनएफपीए की रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि इंडिया की जो 25% पॉपुलेशन है वो आपकी 0 से लेके 14 साल के एज ग्रुप को बिलोंग करती है, जबकि 18% जो पॉपुलेशन है वो आपकी 10 से लेके 19 साल को बिलोंग करती है। 26% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 10 से लेके 24 साल को बिलोंग करती है, और 68% आपकी 15 से लेके 64 की एज ग्रुप को बिलोंग करती है, जबकि 7% जो पॉपुलेशन है वो हमारी 65 ईयर्स के ऊपर है। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा सही है। इंडिया हैज अ बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपेयर टू चाइना। चाइना इंडिया से ज्यादा बेटर कर रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में। यानी कि अगर हम वुमेन की बात करें, है ना, तो वुमेन इंडिया का जो फिगर है वो वुमेन के केस में 74 है और मैन के केस में है 71, जबकि चाइना का कितना है, वुमेन के केस में 82 और मैन के केस में है 76। तो भाई ये आपका गलत है, तो यानी कि 2 ओनली। फिर आता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग राइस वेराइटी ऑफ बिहार हैज बीन अकॉर्डेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड पैलेटेबिलिटी। यानी कि बिहार के ऐसे कौन से राइस की वेराइटी को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो भाई ये है मिर्चा राइस। मिर्चा राइस बिहार के वेस्ट चंपारण का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसका जो साइज है, जो इसका शेप है ग्रेन का, वो आपका काली मिर्च की तरह अपियर होता है, ब्लैक पेपर की तरह अपियर होता है, इसलिए इसको मिर्चा या फिर मार्चा राइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विथ रेफरेंस टू द फिफ्थ साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप लोगों को पता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने फिफ्थ साइकिल ऑफ इंडिया के टाइगर सेंसस की जो फिगर्स है उनको रिलीज किया, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि इंडिया का 2022 के हिसाब से टाइगर्स का नंबर था 3167, जो कि सबसे ज्यादा था वर्ल्ड। 2018 का जो टाइगर सेंसस है वो आपका जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया, है ना। उसमें बताया गया था कि इंडिया में 2967 टाइगर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन आपका 6.7% या फिर तकरीबन 200 के करीब टाइगर हैं जो पिछले 4 सालों में बढ़ गए। ठीक है, 2006 में यही टाइगर हमारे पास 1411 हुआ करते थे, फिर इसका 2010 में 1706 पहुंच गए, और फिर इसका 2014 की साइकिल में 2226 पहुंच गए। ठीक है, तो द ओनली लैंडस्केप इन इंडिया वेयर द टाइगर पॉपुलेशन हैज गॉन डाउन इज द ईस्टर्न घाट। तो ये जो बेसिकली स्टेटमेंट है, यानी कि सिर्फ एकमात्र ऐसा एरिया जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई है वो क्या ईस्टर्न घाट्स है, तो बिल्कुल गलत। वो ईस्टर्न नहीं भाई, वो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है ना। ये आपका एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है तकरीबन 2010 से, ठीक है, लाइक लेटेस्ट टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके जो एस्टिमेशन है तकरीबन 5 लैंडस्केप्स में किए गए थे। पॉपुलेशन इंक्रीज भी एक सब्सटेंशियल फैक्टर के तौर पे देखा गया, यानी कि शिवालिक और जो गैंगेटिक प्लेन है, आपका गैंगेटिक फ्लड प्लेन है, यानी कि जो लोअर हिमालयाज का पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। उसके बाद हमारा सेंट्रल इंडिया में देखने को मिला, फिर नॉर्थ ईस्ट के हिल्स में देखने को मिला, फिर ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स में देखने को मिला, और उसके बाद सुंदरवन जो है वहां पर देखने को मिला। ठीक है, जबकि वेस्टर्न घाट जो है वहां पर स्लाइट डिक्लाइन हमें देखने को मिला मेजर पॉपुलेशन। तो भाई ये हुआ फॉल्स। दूसरा, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द नोडल अथॉरिटी टू कंडक्ट द एस्टिमेशन ऑफ टाइगर सेंसस। ये भाई बिल्कुल सही है ना। पीएम ने ये जो रिपोर्ट रिलीज की है टाइगर सेंसस की, ये आपकी आई है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ में। कर्नाटक में इसको रिलीज किया गया था, मैसूर। ठीक है, और जो नोडल एजेंसी है हमारे इंडिया में, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो भाई टू ओनली। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिसेंटली द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च्ड द प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स प्रेट इनिशिएटिव। डब्ल्यूएच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स को लॉन्च किया ताकि सिमिलर स्केल और डेवास्टेशन की जो फ्यूचर आउटब्रेक्स या पैंडेमिक्स वगैरह के, है ना, उनको रोका जा सके। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ जगदीश चंद्र बोस। तो भाई देखो, सबसे पहला आता है ही वाज अ पायनियर ऑफ इन द वायरलेस कम्युनिकेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही। ही इन्वेंटेड द क्रेस्कोग्राफ फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही। ही वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट रेडियो कम्युनिकेशन विद मिलीमीटर वेवलेंथ, ये भी बिल्कुल सही है। रिसेंटली क्या हुआ, अप्रैल के टाइम में तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल की जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो प्लांट्स के द्वारा क्रिएट किए गए डिस्ट्रेस, यानी कि उनके अंदर जो एंजाइटी के अटैक्स हो रहे थे, उनको वो लोग नोटिस कर पाए हैं। एंड दिस
was due to the experiment that was done by जगदीश चंद्र बोस या बसु। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस आर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन से इंडाइसेस पब्लिश किए जाते हैं? तो देखो भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो ये आपका किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, है ना। ये ट्वाइस अ ईयर यानी कि साल में 2 बार किया जाता है। दूसरा आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जेईपी, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, बिल्कुल सही। तीसरा आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है, 1978 से पब्लिश की जा रही है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD प्लस नहीं, और उसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, अगेन ये हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज की जाती है। आंसर विल बी 2 and 3 on। Going to the next question, which of the following statement best reflects the idea behind the PSLV orbital experimental module often seen in the news? Recently, ISRO ने, है ना, इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि C55 PSLV C55 मिशन जो है उसका लॉन्च किया और 22 अप्रैल 2023 को किया था। ये एक कमर्शियल मिशन था, ठीक है। ये बेसिकली इसमें जो हमारी क्या बोलते हैं प्राइमरी सैटेलाइट्स रहेंगी, ठीक है, उसमें एक को पैसेंजर सैटेलाइट जो है वो भी अटैच्ड रहेंगी, ठीक है। तो इट इज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म टू कैरी आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स थ्रू नॉन सेपरेटिंग पेलोड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू ऑलिव रिडली टर्टल्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। They are the largest of all sea turtle species in the world and are categorized as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature यानी कि IUCN। तो आप लोगों को पता है कि मिलियंस ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा के तट पर आते हैं, ठीक है। उड़ीसा के तट पे ये आपके ऋषिकुल्या बीच की तरफ आते हैं और यहाँ पर ये मास नेस्टिंग्स करते हैं, हैचिंग करते हैं। ये काफी टाइम से चला आ रहा प्रोसेस है। ये मास नेस्टिंग और जो हैचिंग है तकरीबन आपके 3-4 दिनों तक चलती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑलिव रिडली के साथ साथ और भी आपके अलग अलग यहाँ पर टर्टल्स पाए जाते हैं। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें कि ये लार्जेस्ट है सारे सी टर्टल्स में और इनको IUCN के द्वारा वनरेबल की कैटेगरी में डाला गया है। तो इनका जो हाइट मतलब लेंथ रहती है वो तकरीबन आपकी 50 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, ठीक है। और इनका वेट रहता है 50 kg के आसपास रहता है वेट में। तो ऑलिव रिडली का जो नाम है वो उनके कैरापेस यानी कि इनका जो सेल होता है ना, ऊपर का जो शेल होता है उसके बेसिस पे दिया गया है। मतलब कि इनका जो शेल है वो ऑलिव कलर का रहता है, इसलिए इनको नाम दिया है। ये स्मॉलेस्ट में आते हैं सारे सी टर्टल की स्पीसीज में, ये स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। क्या बोलते हैं, ऑलिव रिडली जो टर्टल्स होते हैं ना, ये IUCN के हिसाब से वनरेबल की कैटेगरी में तो आते हैं। और जैसा मैंने बताया ये हमारे ऋषिकुल्या रिवर के डेल्टा पे आते हैं और वहां पर मास नेस्टिंग करते हैं, तो ये गलत। दूसरा, जनरली ऑलिव रिडली टर्टल लेज 100 to 150 एग्स, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऋषिकुल्या बीच इज द नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स इन द ओडिशा, क्या ये सही है? तो देखो यार, ऋषिकुल्या बीच एक यूनिक फिनोमेना है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस एरिया को इस तरीके से डिजिग्नेट कर दिया गया है कि यहाँ पर जो टर्टल्स हैं वो आके मास नेस्टिंग करते हैं। तो वही टू ऑल। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एंड लोकेटेड इन। तो भाई गंधमार्दन हिल क्या झारखंड में सिचुएटेड है? गंधमार्दन हिल जो है ये आपका लोकेटेड है उड़ीसा में, है ना, ये उड़ीसा में है। तो भाई दिस इज फॉल्स। उसके बाद दूसरा आता है अरित्तापत्ती। अरित्तापत्ती जो है आपका हेरिटेज साइट, क्या ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है? तो बिल्कुल ये तमिलनाडु में मदुरई में सिचुएटेड है। नामथिंग पोखारी आपकी असम में है? बिल्कुल नहीं, नामथिंग पोखारी आपकी वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में सिचुएटेड है ना। तो ये भी फॉल्स, यानी कि ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं डकार डेलिब्रेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। डकार डिक्लेरेशन 21 अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया है ना। रोड क्रैश फैटेलिटीज को आपकी बचाने के लिए कमिटमेंट इन लोगों ने दिया है
कि भाई ये जो रोड क्रैश फैटिलिटीज होती हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड डेटा कैप्चर, उसका एनालिसिस, उसकी शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन वगैरह किया जाएगा, ताकि बेटर रोड सेफ्टी पॉलिसीज जो है हमारी वो बनाई जा सके। तो भाई इट इज ऑन रोड सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 62 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट हैज सेपरेटेड आउटसाइड द हेलियोस्फीयर कंसिडर्ड टू बी द बॉर्डर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो रिसेंटली भाई वॉयेजर 2 जो स्पेस क्राफ्ट है, जो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, उसको बेसिकली क्या है कि 2026 तक वो रन करेगा, है ना। नासा ने इसको 1977 में लॉन्च किया था। इनिशियल इसका मिशन ऑब्जेक्टिव था स्पेस को प्रोब करना, यानी कि स्पेस को देखना। तो सो फार बेसिकली अर्थ से जो रेडियो सिग्नल्स हैं और स्पेस तक पहुंचाने में तकरीबन 18 घंटे लगते हैं, यानी कि स्पेस क्राफ्ट से भी अगर अर्थ तक कोई सिग्नल भेजा जाए तो उसको पहुंचने में तकरीबन 18 घंटे लगते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ओनली स्पेस क्राफ्ट हैं जो हेलियोस्फीयर से बाहर ऑपरेट करेगा। ये बॉर्डर है हमारी सोलर सिस्टम का। हेलियोस्फीयर एक बबल ऑफ पार्टिकल्स है मैग्नेटिक फील्ड्स का, जो सन के द्वारा जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम, है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला पूछा जा रहा है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू फैसिलिटेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्सेस टू कोलेटरल फ्री कैपिटल लोन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स जो है अपनी लाइवलीहुड एक्टिविटीज को रिज्यूम करने के लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो लॉकडाउन में उनको छिन गई। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स एन इनिशियल वर्किंग कैपिटल और लोन ऑफ अप टू 10 lakhs एट अ सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई इसमें इनिशियल वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो उनको 10,000 रुपए का दिया जाएगा एट अ सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा गलत है, 10,000 रहे। स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स ऑफ बोथ द अर्बन एंड रूरल एरियाज आर कवर्ड इन इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी मैंग्रोव पिटा सीन इन द ईस्टर्न इंडिया इज। मैंग्रोव पिटा क्या है ना। तो देखो भाई, मैंग्रोव पिट्टा बेसिकली हमारे एक वर्ड की कैटेगरी है जो उड़ीसा की कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तकरीबन 179 बर्ड्स की साइटिंग हुई थी। एक रेसिडेंट नॉन माइग्रेटरी बर्ड है जो आपके जनरली क्या करता है, क्रस्टेशियंस पे फीड करता है जो ओशन के अंदर पाए जाते हैं। मोलस्क जो होते हैं लाइक ऑक्टोपस और स्क्विड्स वगैरह, उन पे करता है, और इंसेक्ट्स फीड करता है। ये एक नियरली थ्रेटन्ड स्पीसीज है जो ईस्टर्न इंडिया में लाइक उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन वगैरह में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ये आपके पाए जाते हैं महीपुरा रिवर के पास। ठीक है, ये आपका आता है भितरकनिका नेशनल पार्क। फिर नेक्स्ट, द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू फुलफिल द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यूजीसी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट आपका रिलीज किया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को फॉलो करने के लिए, एजुकेशन को एक इफेक्टिव और होलिस्टिक एंगल देने के लिए, यानी कि इसमें आपकी एकेडमिक, वोकेशनल एजुकेशन और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वगैरह को आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भाई इनमें से कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस जो है वो पार्ट हैं। तो भाई मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बिल्कुल है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये भी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ये भी है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी इसी के अंडर में आता है। इनके फंक्शंस अलग अलग है ना। ऑल with reference to the logistics performance index, consider the following statements. It is released by the United Nations Conference on Trade and Development. LPI 2023 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। ये एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जिससे कंट्रीज को हेल्प मिलती है कि भाई वो अपनी ट्रेड लॉजिस्टिक्स के मामले में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सके, अपने परफॉर्मेंस को देख सके। दूसरा, इंडियाज रैंकिंग इन द एलपीआई हैज इंप्रूव्ड इन द लास्ट 5 years। तो इंडिया की रैंक अभी 139 कंट्रीज में 38th आई है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, यानी कि 2018 में इंडिया की जो रैंक है वो 44th थी। तो ये भी भाई हमारा सही है। इंडिया के अगर लॉजिस्टिक सेक्टर की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई हैं, लाइक हमारी पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव आता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आता है, सागरमाला, भारतमाला वगैरह वगैरह।
क्वेश्चन नंबर 68, the terms Ernie and Bart sometimes mentioned in the news recently are Ernie और Bart क्या है? तो देखो, जो हमारा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कुछ अलग अलग एल्गोरिदम्स वगैरह लेके आया है ना, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जिससे हमारा नया कंटेंट बन जाता है, ऑडियो, कोड, इमेजेस, टैक्स, सिमुलेशंस, वीडियोस वगैरह सब कुछ जनरेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई नई नई चीजें और ज्यादा सामने आ रही है। यानी कि बार्ड की बात करें तो बार्ड हमारी एक कन्वर्सेशनल जनरेटिव एआई चैटबॉट है जो गूगल ने डेवलप किया है ना। ये किस पे बेस्ड है? ये लैम्डा पे बेस्ड है। लैम्डा वही क्या है? लैम्डा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की फैमिली है। इसको डेवलप किया गया था, बेसिकली बार्ड को डेवलप किया गया था ओपन एआई के चैट जीपीटी के जवाब। ठीक है, तो इनिशियली काफी ज्यादा इसको क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उसका रिस्पॉन्स काफी ठंडा हो। अर्नी की बात करें तो अर्नी बॉट का नाम है इनहेंस्ड रिप्रेजेंटेशन थ्रू नॉलेज इंटीग्रेशन। ये भी एक एआई चैटबॉट है जो आपका इंडिया की बाइडू जो है ना, यही चैटबॉट सर्विस प्रोडक्ट है बाइडू का, नहीं इंडिया की नहीं है, सॉरी, बाइडू बाइडू आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये बाइडू के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, 2019 से ये डेवलपमेंट में था, फिर इसको आपका मार्च 17 2023 को लॉन्च कर दिया गया। तो दीज आर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आता है भाई क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई, द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। नो इंटरेस्ट इज अर्न्ड ऑन द डिपॉजिट्स इन द पीएमजेडीवाई अकाउंट। देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक नेशनल मिशन है फॉर फाइनेंस इंक्लूजन का। ठीक है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस सब लोगों को दिया जा सके। इसमें क्या क्या आ जाता है? बेसिक सेविंग्स और डिपॉजिट्स अकाउंट आ जाते हैं, रेमिटेंसेस यानी कि पैसे को इधर से उधर भेजना, क्रेडिट यानी कि उधार लेना, इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह जो है अफोर्डेबल मैनर में सबको दिया जा सके। तो भाई इस स्कीम के अंडर में आपका बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट जो होता है अकाउंट आपका ओपन किया जा सकता है किसी भी बैंक की ब्रांच में या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट पे, जिसको कहा जाता है बैंक मित्र। ठीक है, किस इंसान के द्वारा? जिनका कोई भी अकाउंट नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट मिल जाता है अनबैंक्ड लोगों के लिए जिनकी कोई बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास में कोई मिनिमम बैलेंस इन अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करना पड़ता। डिपॉजिट्स के ऊपर जो होता है वो इंटरेस्ट इनको अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो वही फर्स्ट हो गया। फिर आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया सिविल liability for nuclear damage act CLNDA 2010. This act deals with a speedy compensation mechanism for victims of nuclear accident. बिल्कुल सही। Second, it provides for strict and no fault liability on the operator of the nuclear plant where it will be held liable for damage regardless of any fault on his part. यानी कि इसमें ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी डाली गई है। CLNDA में एक स्ट्रिक्ट और नो फॉल्ट लाइबिलिटी ऑपरेटर पे डाली गई है न्यूक्लियर प्लांट, जहां पर उसको डैमेज के लिए लाइबल ठहराया जाएगा अगर उसकी गलती है या फिर नहीं है तो भी। थोड़ी भाई उसके ऊपर जो मतलब उसकी क्या बोलते हैं पर्सनल जिम्मेदारी है कि नहीं। ठीक है, तो भाई ये इसके ऊपर डाला जाएगा। तो भाई ये जो है ये भी आपका ट्रू है। It sets a financial cap on the operator's liability at INR 1500 crore for each nuclear incident. ये भी सही है। यानी कि इसमें जो ऑपरेटर को अमाउंट देनी पड़ेगी डैमेज के केस में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो होगा 1500 करोड़। इसके साथ साथ लाइबिलिटी भी कवर करनी पड़ेगी इंश्योरेंस और बाकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के। तो इसमें हमारा हो गया वही 1, 2 and 3। फिर नेक्स्ट पे आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड SRI फंड के बारे में आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। दिस फंड प्रोवाइड्स इक्विटी फंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs इन इंडिया। ठीक है, तो क्या ये सही है? देखो भाई, सबसे पहले अगर हम SRI फंड की बात करते हैं तो ये इक्विटी फंडिंग देता है MSMEs को इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा आता है कि इट इज अ सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF। तो भाई SRI फंड आपका सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। मई 2020 में इसको रिलीज किया गया था। ये एक मदर फंड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। मदर फंड एंड डॉक्टर फंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंडर में इसको ऑपरेट किया जाता है और ये तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए जो है जो MSCs में इन्वेस्ट करेंगी, इनका एम है। तो ये भी सही हो गया।
तीसरा, द SRI फंड इज ऑपरेटेड बाय कंसोर्टियम ऑफ प्राइवेट एजेंसीज अप्रूव्ड बाय द सेबी। तो SRI जो फंड है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के द्वारा। ये एक होली ओन सब्सिडरी है गवर्नमेंट की, MSME ग्रोथ एजेंसी है। NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है भाई वो आपकी चलाई जा रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 हमारा गलत, यानी कि 1, 2 और 3 नहीं होंगे, 1 और 2। तो मित्रों ये थे हमारे मार्च और अप्रैल के 2023 के करंट अफेयर्स। मार्च की करंट अफेयर्स की मंथली शीट आपको लिंक में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अप्रैल की जो मंथली करंट अफेयर्स की शीट है उसकी लिंक भी आपको अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ मार्च अप्रैल 2023 के जो हमारे MCQs की शीट्स है जिसमें आपके एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूडेड है, वो भी आपको लिंक में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को फॉलो करेंगे, लिंक को फॉलो करते हुए आप डिफेंस उस्ताद के टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंचेंगे और एग्जैक्ट आप उस मैसेज पे पहुंचेंगे जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए, 10 बार रिवीजन कीजिए इनका, तो भाई एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 90% जो हमने करंट अफेयर्स कवर किए हैं वो आपके इन्हीं मंथली शीट से आते हैं, और बाकी जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो हमने इनके द्वारा कवर करी है। मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद टू यू।